गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वी गरीबास बायोलॉजी फॉर क्लास 9। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोशिका की संरचना क्या होती है। हम लोगों ने शुरुआत की थी और ये हम लोगों ने ये देखा था कि प्रत्येक कोशिका में ये तीन महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है, यानी कि उसका प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये किसी भी कोशिका का तीन सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है या लक्षण होता है। ठीक है, इन तीनों भागों को, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका द्रव्य या केंद्र, इन तीनों को हम लोग कोशिका का क्या कहते हैं, तीन प्रमुख कार्यस्थल या तीन प्रमुख कार्य क्षेत्र कहा जाता है। थ्री फंक्शनल एरिया ऑफ अ सेल। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि एक कोशिका के अंदर जो भी कार्य संपन्न होते हैं वो इन तीन जगहों में ही होता है, चाहे प्लाज्मा झिल्ली हो या कोशिका द्रव्य या केंद्र। इन तीनों भागों में ही कोशिका के सारे कार्य संपन्न होते हैं, इसीलिए इन तीनों भागों को हम लोग कहते हैं तीन प्रमुख कार्यस्थल कोशिका का। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग थ्री फंक्शनल एरिया ऑफ ए सेल। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि ये जो पहला कार्य क्षेत्र है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या है। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट है आज प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली एक जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। मैं जंतु कोशिका इसलिए कह रहा हूं, प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, एक एडिशनल लेयर होता है। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और आवरण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। इसलिए पादप कोशिका के लिए ये बाहरी आवरण नहीं हो सकता है, बल्कि कोशिका भित्ति जो है वो उसका बाहरी आवरण है। लेकिन जंतु कोशिका के लिए जो बाहरी आवरण होता है वो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। ये एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या होता है, तो वो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल। और जंतु कोशिका के लिए सबसे बाहरी परत क्या होता है, तो वो प्लाज्मा झिल्ली होता है। ठीक है, तो सभी जंतु कोशिकाओं में क्या है, प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहरी आवरण होता है और ये बना होता है दो प्रमुख रासायनिक पदार्थों का, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। ठीक है, तो इसकी संरचना क्या है, ये बना होता है, ये सबसे बाहरी परत होता है, हम लोग लिखेंगे ये कोशिका का बाहरी परत है, किसका, कोशिका का। दूसरा, ये किस चीज से बना हुआ है, ये बना होता है फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, इन दो चीजों का बना होता है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में है, इसलिए हम लोग प्रमुख घटक को यहाँ पर लिखे हैं फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। ठीक है, और क्या है, अगर इसकी संरचना को हम लोग ध्यान दें, प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना है वो किस प्रकार है, तो इसकी संरचना बना होता है, पहले तो फॉस्फोलिपिड का दो लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, दो फॉस्फोलिपिड का लेयर होता है और जिसके बीच में प्रोटीन अंदर अंदर धसा हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेग्रल प्रोटीन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको इंटेग्रल प्रोटीन कहा जाता है या अभिन्न प्रोटीन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी संरचना यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ। ये मान लीजिए फॉस्फोलिपिड का अणु है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कुछ इसी प्रकार के दिखते हैं। ठीक है, और इसका दो लेयर इनमें होता है, दो लेयर इनमें होता है फॉस्फोलिपिड का, इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहा जाता है। और इनमें प्रोटीन किस जगह में होगा, तो प्रोटीन के फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर के बीच बीच में ये प्रोटीन इस तरह से इंटेग्रल प्रोटीन इसके अंदर में होता है। ठीक है, ये है फॉस्फोलिपिड और ये है इंटेग्रल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसा भी इसमें होगा जिसका कुछ अंश अंदर है और कुछ अंश बाहर निकला हुआ है, ऐसे भी प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। और कहीं कहीं कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इसके बाहरी सतह पर, इसके बाहरी सतह पर इस प्रकार से लगे होते हैं। तो ये इंटेग्रल प्रोटीन इस प्रकार से हो सकते हैं। साधारणतः ये दो तरह के प्रोटीन हम लोग को देखने को मिलता है इंटेग्रल प्रोटीन। एक तो जो अंदर धसा हुआ है जिसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं,
और जो बाहर से लटका हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ, उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ याद रखने योग्य बात क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दो रासायनिक पदार्थों का बना होता है, एक फॉस्फोलिपिड होता है और दूसरा होता है प्रोटीन। ठीक है, और इसके साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट का चेन भी पाया जाता है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। वो या तो प्रोटीन या फिर लिपिड से जुड़े होते हैं और साधारणतः वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी सतह में पाया जाता है। ठीक है, मतलब बाहर के वातावरण की ओर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। अच्छा, आपको एक चीज नजर आ रहा है यहाँ कि फॉस्फोलिपिड जो है, इसका जो फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है, इसमें आप देखिए दो भाग आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। एक तो इसका ये हेड है, फॉस्फोलिपिड का हेड, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, और ये इसका टेल रीजन है। ये जो दो चेन आपको हाइड्रोकार्बन का चेन है, इसको हम लोग बोलते हैं इसका टेल, इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है? हाइड्रोफिलिक, फिलिया मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर। हाइड्रो वर्ड आया है वाटर के लिए, फिलिक वर्ड आया है अट्रैक्शन के लिए, या प्रीति या लव टुवर्ड्स वाटर, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये जो फॉस्फोलिपिड का हेड है, ये जल के अणुओं के प्रति आकर्षण रखता है, क्योंकि ये जो है ये खुद जो है चार्ज होता है। और हम लोग जानते हैं कि जल का जो अणु होता है वो क्या होता है? वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, मतलब उसमें दो पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल्स होते हैं। इस वजह से वो एक पोलर लिक्विड है, और पोलर लिक्विड हमेशा पोलर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसका हेड भी पोलर है, इसके वजह से क्या होता है? ये जल के प्रति एक आकर्षण रखता है। जबकि ये इसका जो टेल है, ये जल से बिल्कुल दूर भागना चाहता है। जल भीरू हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। ये जल के अणुओं से दूर भागता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी पोलर नहीं है, नॉन पोलर टेल होता है। इस वजह से आप देखेंगे इसका टेल रीजन जो है वो अंदर की तरफ छिपा हुआ होता है, और हेड रीजन जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, ये जो सतह है, ये कोशिका के का बाहरी सतह को दिखा रहा है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोशिका के अंदरूनी सतह को दिखा रहा है। दोनों ही सतह पर जल आवश्यक रूप से होगा ही। ठीक है, क्योंकि इधर प्लाज्मा साइटोप्लाज्म है और ये कोशिका का बाहरी क्षेत्र है, तो बाहरी क्षेत्र में जलीय माध्यम तो होगा ही। तो इस वजह से ये हेड सब बाहर की ओर है, और टेल जो है अंदर की ओर घुसा हुआ, क्योंकि उसे जल के अणु से दूर भागता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है, इसका कार्य क्या है। सबसे पहले तो चूंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के बाहरी आवरण को बनाता है, तो ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है निश्चित रूप से। दूसरा है कि ये कोशिका के अंदर के पदार्थों को, ये जो कोशिका के अंदर के ये पदार्थ है, इन पदार्थों को देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बांध के रखता है, घेर के रखता है, ताकि ये कोशिका के अंदर का ये पदार्थ बाहर के वातावरण में बिखर ना जाए, इसे संजो कर संभाल कर ये रखता है। दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है? एक तो प्रोटेक्शन का काम करता है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। ओके, और सेकेंडली वो क्या काम करता है? इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ इट्स इनर कंटेंट इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये एक काम करता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसका काम है, वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं। यानी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ढेर सारे पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। मतलब कोशिका के बाहर से अंदर आना, अंदर से पदार्थों का बाहर जाना, ये काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के होता है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। और उस पर हम लोग खासा ध्यान देंगे कि किस प्रकार से मेम्ब्रेन के आर पार पदार्थों का आना जाना होता है। हम लोग देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बहुत ही खास है। क्यों खास है ये? क्योंकि ये सभी पदार्थों को अपने आर पार होने नहीं देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल कुछ ही पदार्थों को अपने आर पार होने के लिए अलाउ करता है। इसके वजह से हम लोग प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्ध माने आधा, पारगम्यता का मतलब होता है जो अपने से होकर किसी पदार्थ को जाने के लिए अलाउ करता है, इजाजत देता है, तो वो पारगम्यता होता है। ये अर्ध पारगम्य है, यानी कि ये सभी पदार्थों को अपने में से होकर पार होने नहीं देता है। या फिर इसे हम लोग कहते हैं ये चयनात्मक
पारगम्य झिल्ली होता है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब ये चुनती है कि किन पदार्थों को हम अपने में से होकर पार होने देंगे और किन को नहीं देंगे, मतलब ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है, ये चुनाव करती है। इस वजह से इसे चयनात्मक पारगम्य भी कहा जाता है, इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर इसे कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेलेक्ट करती है पदार्थों को। या फिर इसे कहा जाता है डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करता है पदार्थों के बीच में, विच टू अलाउ एंड विच नॉट टू अलाउ। ओके, तो ये हम लोगों ने जाना। इस पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर यही होगा कि प्लाज्मा झिल्ली जो है ये सभी पदार्थों को अपने में से होकर क्रॉस होने नहीं देता है, पार होने नहीं देता है, ये केवल चुने हुए पदार्थों को अपने में से गुजरने देता है। इस वजह से इसे हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर पदार्थों का आना जाना होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैसों का, कि क्योंकि एक कोशिका ये एक जीवित इकाई होता है, तो जीवित इकाई होने के नाते इसके अंदर सभी प्रकार के वो जैविक कार्य होते हैं जिसकी वजह से ये जीवित रहता है। जैसे श्वसन हो गया, श्वसन के लिए बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन का ग्रहण होना और श्वसन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे निष्कासित करना, ये दो महत्वपूर्ण कार्य श्वसन के दौरान होता है। तो किस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना संभव हो पाता है। तो हम सभी जानते हैं, आप पहले भी पढ़े होंगे, विसरण की क्रिया, विसरण या डिफ्यूजन की क्रिया। हम लोग जानते हैं कि कोई पदार्थ जब अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से हमेशा अपने कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहा जाता है विसरण। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा, अगर आप एक अगरबत्ती जलाते हैं एक कमरे में और उसे कमरे के एक कोने में रख देते हैं, तो कुछ ही समय में आपको कमरे के दूसरे कोने तक उसका सुगंध प्राप्त होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जहां हमने अगरबत्ती जलाई है उससे निकलने वाले धुएं में उपस्थित कण जो है उसकी सांद्रता उस कोने में अधिक है जहां अगरबत्ती है, और दूसरे कोने में नहीं है, यानी कि उसकी कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ के कण वहां तक विसरित होते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं विसरण। ठीक इसी प्रकार से गैसों का जो आदान प्रदान है कोशिका और वातावरण के बीच में ठीक इसी तरह से होता है। आइए हम लोग देखते हैं ये कैसे हो पाता है। कोशिका के अंदर जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, ये इसका कोशिका द्रव्य है। ठीक है, बाहर के वातावरण में जब ऑक्सीजन से कोशिका के अंदर की तुलना में अधिक सांद्र होता है तो उस समय क्या होता है, बाहर से वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका के अंदर चला आता है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या है, इसका लो कॉन्सेंट्रेशन है। किसका? ऑक्सीजन का। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन माने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हमेशा गैसों का बहाव होता है। ये जो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और हमेशा हाई टू लो चूंकि इसका प्रवाह होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अलोंग द ग्रेडियंट, द फ्लो ऑफ गैस अलोंग द ग्रेडियंट होता है। तो ये अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब कोशिका श्वसन कर लेती है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बिल्कुल उसी प्रकार से बाहर आता है, क्योंकि यहाँ पर CO2 का जो सांद्रता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, और उसके तुलना में वातावरण में जो CO2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन उसके तुलना में लो हो जाता है। जब यानी कि ये इतना बढ़ जाता है कि ये उसके तुलना में लो हो जाता है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये CO2 यहाँ निकलकर बाहर आ जाता है लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना संभव हो पाता है विसरण की क्रिया द्वारा। ठीक है, और ये सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार हो रहा है, विसरण, गैसों का विसरण, गैसों का विनिमय। ठीक है, इसी प्रकार से कोशिकाएं जल को ग्रहण करना या जल को शरीर से त्याग करना, कोशिका और वातावरण के बीच में लगातार ये क्रियाएं चलते रहती हैं। ठीक है, तो वो कैसे हो पाता है, तो जल का भी जो ट्रांसपोर्ट होता है या परिवहन होता है कोशिका के अंदर या बाहर, वो बिल्कुल ही विसरण के नियमों का पालन करके ही होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग जल का परिवहन यहाँ किस प्रकार से हो पाता है। तो वो भी एक विसरण की ही क्रिया है। जब जल की सांद्रता जहां अधिक होगा वहां से जल के अणु कम सांद्रता की ओर बह जाते हैं, लेकिन ये काम
कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के आर पार हो रहा है। और प्लाज्मा झिल्ली क्या है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। तो जब कभी भी जल या इस प्रकार के कोई भी विलायक का ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के आर पार होता है, हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी कि ज्यादा जहां जल का अणु अधिक है वहां से कम जहां जल का अणु है उस तरफ होता है। तो ऐसे इस प्रकार के विसरण को हम लोग एक विशेष नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं परासरण। तो परासरण क्या है, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इसे हम लोग एक विशेष डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसका नाम है परासरण, या इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। आइए हम लोग समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है और कैसे हो पाता है। मान लीजिए हम एक कंटेनर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर यहाँ पे ले लेते हैं और इस कंटेनर के बीचों बीच हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को रखते हैं। ठीक है, अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ हम दो विलयन भरते हैं। यहाँ पर भरते हैं हम लोग सॉल्यूशन 1 और दूसरी जगह हम लोग भरते हैं सॉल्यूशन 2। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन 1 है जिसमें हम लोग जल में नमक का घोल बनाया है। ठीक है, और ये भी जल में नमक का ही घोल है। सिर्फ इन दोनों घोल या सॉल्यूशन में अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने 1 लीटर जल में केवल 1 चम्मच मान लीजिए हम लोगों ने नमक मिलाया, और यहाँ पर हम लोगों ने 1 लीटर जल में नमक की मात्रा को बढ़ा दिया, यानी कि इसको हम लोगों ने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया और इसको हम लोगों ने क्या किया, लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। हम लोग इसको कहेंगे डाइल्यूट। इसको थोड़ा सा और डॉटेड दे देते ताकि पता चले कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेट इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है। याद रखिए एक सॉल्यूशन किस चीज से बनता है, घोल बनता है 2 चीजों से, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूशन जो है यानी कि घोल जो है कैसे बनता है, ये 2 चीजों से बनता है, एक तो सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं विलायक प्लस ये होता है विलेयक। जिस चीज को घोलते हैं यानी कि जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में है जिसे घोलते हैं वो विलेय पदार्थ कहलाता है, और ये सॉल्यूशन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं विलयन। ओके, तो हम लोगों ने एक सेटअप बनाया, एक कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने 2 विलयन को रखा है। एक तरफ जो है वो पतला विलयन है, हल्का है, जिसको डाइल्यूट हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा जो है वो हम लोग का एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है विलेय पदार्थ की तुलना में विलायक बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर विलेय पदार्थ की तुलना में विलायक जो है कम है। तो ये यहाँ का सॉल्यूशन या विलयन जो है वो ज्यादा सांद्र है, और यहाँ का क्या है, हिंदी में से हम लोग कहते हैं सांद्र, सांद्र विलयन, और इसको हम लोग कहते हैं तनु विलयन। ठीक है, तो ये ज्यादा सांद्र है, मतलब पूरा विलयन ज्यादा सांद्र है। यहाँ पर जल के अणुओं की मात्रा क्या है, कम है, और यहाँ पर उसके तुलना में विलेय पदार्थ की तुलना में जल का अणु जो है ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इन दोनों विलयनों को हम लोग एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जहां जल का अणु अधिक है, मतलब इस विलयन में जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है, जल के अणुओं की सांद्रता यहां पर क्या है, अधिक है, और यहां क्या है, जल के अणुओं की सांद्रता कम है। जल के अणुओं की सांद्रता कम यहां है। तो जहां पर जल के अणु अधिक है वहां से जहां जल के अणु में कम है उस और ये जल के अणु क्या होंगे, विसरित होने लगेंगे। ठीक है, जब पारगम अर्ध पारगम झिल्ली से होकर इस प्रकार जल का
ट्रांसपोर्ट होता है, गति होता है, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। इसे क्या कहा जाता है, परासरण या ऑस्मोसिस, इसे कहते हैं परासरण। तो किसी कोशिका में जल का गति किस प्रकार होता है, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, वो परासरण की क्रिया द्वारा होता है, और ये होता है परासरण। ये बात बहुत समझने लायक है। देखिए, जल के अणुओं का गति कहाँ से कहाँ हो रहा है, जहां जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है वहां से जल के अणु की सांद्रता जहां कम है वहां। इसे दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, घोल की सांद्रता जहां कम है वहां से जहां घोल की सांद्रता अधिक है उस तरफ जल के अणुओं का गति हो रहा है। ये दो बातें बिल्कुल एक दूसरे के उलट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं जल के अणुओं की सांद्रता तो हमेशा अधिक से कम गति हो रहा है। जब हम बात करते हैं पूरे विलयन की सांद्रता तो हम लोग कहेंगे कि कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर हो रहा है गति। ठीक है, पूरे विलयन की जब सांद्रता की बात करेंगे तो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, और जब हम जल के अणु की सांद्रता की बात करेंगे तो लिखेंगे कि फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि परासरण क्या है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको जो चीज बताया गया वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई कमी रह गई या कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट्स करें। ठीक है, और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।